हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एकदम ठीक ठाक। दोस्तों, ये वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स का सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 को एकदम सॉल्व किए थे, वो भी एनसीईआरटी का। बहुत ही मजेदार वीडियो था वो। मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तो इसको ही देख लीजिए, उसके बाद में उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस वीडियो में और इस वीडियो में उतना भी मतलब कि ज़्यादा मजबूत रिलेशन नहीं है, ठीक है, एकदम अलग अलग है। क्लियर? आप इसे देख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के जितने भी सवाल हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हैं, सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे एकदम बारीकी के साथ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपके हाथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए ताकि आप नोट बना सकें और साथ में इसका रिविजन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.2 में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको पहले हम चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भाज्य संख्याएं के विषय में। किसके विषय में? भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। शायद आप इसे सुने होंगे। भाई कैसे नहीं सुने होंगे, आप क्लास 10th में वैसे थोड़ी ना आ गए हैं, बहुत कुछ सुने हैं। आप भूल गए हो अलग बात है, लेकिन सुने बहुत कुछ है। भाज्य संख्याएं वैसे धनात्मक पूर्णांक जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। हालांकि लिखते हैं कहते हैं, लेकिन बोलते हैं कहते। चलिए ठीक है। अब यहां पर जैसे में, भाई जैसे में जब तक नहीं दीजिएगा तो कोई भी डेफिनेशन अपने आप में अधूरा है। ठीक है, इसको आपको गांठ बांध करके रख लेना है। जैसे में हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 डॉट एकदम अनंत तक बहुत सारे भाज्य संख्याएं हैं। अब ये डेफिनेशन को देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है डेफिनेशन, ताकि चीजों को आप आसानी से समझ सके। बोला गया है वैसे धनात्मक पूर्णांक के विषय में तो आप जानते ही हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो स्वयं यानी खुद तथा एक के अलावा किसी दूसरे संख्याओं से भी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 4, अब ये 4 भाज्य संख्या क्यों है? इसीलिए है क्योंकि ये 4 भाई स्वयं से तो कट ही रहा है, भाग लग ही रहा है। आप भाग लगा के देख सकते हैं। 4 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 एकम 4, शेषफल में कुछ नहीं बचेगा भाई। और साथ में 1 से भी विभाजित हो रहा है। आप 4 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 4 बार में जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और साथ में दोस्तों खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी ये संख्या विभाजित हो रही, वो संख्या क्या है? 2 है। वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं। मतलब खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी अगर विभाजित हो कोई संख्या तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर 4 और 1 तो 1 से तो विभाजित हो ही रहा है, इससे तो विभाजित होना कंपलसरी है, भाज्य संख्या रहे या ना रहे। लेकिन अगर इसके अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित हो तो भैया भाज्य संख्या हो जाएगा।
एकदम सिंपल सी फंडा है। आप यहाँ पर उदाहरण उठा लीजिए 6 का। 6 भाई 6 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 से भी डिवाइड होगा ही होगा, साथ में 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा। अरे भाई स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 6 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। चीजें एकदम समझ में आपको शायद आ गई होगी। साथ में अगर आप 15 को लेते हैं तो भाई ये 15 15 से तो विभाजित हो जाएगा, 15 एकम 15। साथ में 1 से तो विभाजित होगा ही होगा, 1 15 है 15, है कि नहीं। साथ में 3 से विभाजित हो रही है, साथ में 5 से भी विभाजित हो रही है। भाई स्वयं और 1 के अलावा 3 से भी और 5 से भी विभाजित हो रही है, इसीलिए हम 15 को भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अनेकों भाज्य संख्याएं मौजूद हैं हमारे पास। ओके, 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि भाई 2 को हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तभी पूरा पूरी कटेगा, 0 आएगा शेषफल। साथ में 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। आप बताइए इसके अलावा कोई और ऐसी संख्या है ताकि हम 2 को डिवाइड करें और शेषफल 0 आ जाए? नहीं, नहीं बता सकते आप। ठीक है, इसका मतलब 2 भाज्य संख्या नहीं है। दिस इज नॉट कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया कि भाई भाज्य संख्या आखिरकार है क्या। लेकिन इसके आगे और भी चीजें हैं। भाई भाज्य संख्या जो नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। चलिए यहां पर लिख देते हैं अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। ओके, चलिए इसका भी डेफिनेशन पहले हम लिख ही लेते हैं, उसके बाद आपको चीजों को समझाते हैं। वैसे धनात्मक पूर्णांक, वैसे धनात्मक पूर्णांक जो एक या फिर लिख दीजिए डायरेक्ट केवल स्वयं तथा 1 से ही विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 इसी तरह से जाते जाएगा। भाई यहां पर क्या बोला गया है, पहले पढ़िए। वैसे धनात्मक पूर्णांक जो केवल स्वयं तथा 1 से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल, यहां केवल वर्ड का यूज किया गया है। जो स्वयं से और 1 से ही विभाजित होगा और भी अदर संख्या से विभाजित नहीं होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 17 19 23। अब ऐसा आप नहीं सोचिएगा, कई लोग जो है इसको बोलते हैं नहीं विषम संख्या जो होती है वही अभाज्य संख्या। नहीं भाई, गलत। 9 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 जो है 9 से तो कटता ही है, 1 से भी कटता है, साथ में 3 से भी कटता है। भाई स्वयं और 1 के अलावा 3 से भी कट रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो ये सब चीजें आपको समझना है। जबकि 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होते हुए भी भाज्य संख्या है। तो ये फॉर्म में नहीं रहना कि विषम संख्याएं ही केवल भाज्य संख्या रहती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब अभाज्य संख्या रहती है, ऐसा आपको नहीं समझना है। चलिए यहां पर दोस्तों 2 को अभाज्य संख्या क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो 2 है ना, केवल 2 से ही कटेगा पूरा पूरी और साथ में 1 से ही कटेगा। बाकी बात इस धरती पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 के पूरा पूरी काट दे। आप कहिए कैसे नहीं है सर? आप मान के चलिए आप यहाँ जो 3 लिए हैं, 3 को आप देखिए 2 से डिवाइड करके, 2 से 2 एकम 2, शेषफल में बचा 1, दशमलव बैठा दीजिए 0, 2 5 10। अरे भाई शेषफल 0 आ गया, कट तो गया। अब फिर 3 को क्यों अभाज्य संख्या बोल रहे हैं? अभाज्य संख्या कैटेगरी में क्यों रखे हैं? भाई आपको बिना दशमलव का प्रयोग किए हुए देखना कि शेषफल 0 आ रहा नहीं आ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, इसे भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा। बस भाई ऐसा नहीं कि दशमलव लगा करके हम काटते रहे, शेषफल 0 आ जा रहा है, भैया भाज्य संख्या हो गया। नहीं, गलत बात, गलत बात। ठीक है,
मतलब बिना दशमलव बैठाए हुए अगर शेषफल 0 आ जाता है भाग लगाने पर, तब वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, यहां पर समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे 11 है तो ये केवल 11 और 1 से ही कटेगा, बाकी बस ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो 11 को विभाजित कर दे पूर्णतः शेषफल में 0 आ जाए, नहीं है। क्लियर वासिम भाई? इसीलिए इसे अभाज्य संख्याएं बोली गई। यहां पर जितने भी सारी संख्याएं देख रहे हैं सब क्या है? अभाज्य संख्या। और एक बात और ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है। 2 से क्या होती है? प्रारंभ होती है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद आपको एक प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको एक प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, और उसी प्रमेय पर ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो प्रश्नावली है, आधारित है। तो चलिए यहां पर हम एक प्रमेय लिखते हैं, प्रमेय 1.2। 1.2 इसके पहले हम लोग प्रमेय 1.1 को देख चुके हैं, है कि नहीं? इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि थ्योरम। प्रमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। अब है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, पहले यहां पर देख लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या बोला गया है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब जो स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, वैसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी इंपॉर्टेंट की वजह से इसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी कहा गया है। ठीक है, अब चलिए इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 10, क्या लिए? 10। अब इस 10 को हम क्या करेंगे? आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे ये 10 है, लघुत्तम निकालना जानते होंगे। 2 से जाएगा 2 पच्चे 10, यानी 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज हमें बताइए, ये 10 क्या है? ये जो आप यहां पर 10 देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। अब यहां पर 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों यहां पर बताइए भाई, ये था भाज्य संख्या, ये क्या चीज था? 10 था भाज्य संख्या, क्योंकि भाई 1 और स्वयं के अलावा 2 से और 5 से भी एक संख्या कट रही थी। तो इस चीज को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी प्रमेय 1.2। भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं 10 को हम 2 गुने 5 में लिख सकते हैं। यहाँ 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसके गुणनफल के रूप में हम लिख दिए। साथ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन आपको उसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 18 है। अब 18 को देखिए किस तरह से लिखेंगे। 18 को हम ऐसे 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, मतलब 18 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। मतलब ये था भाज्य संख्या, और ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं के हम गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं भाज्य संख्या को। बस यही है क्या चीज? प्रमेय 1.2, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यहां तक चीजें एकदम आपको साफ साफ दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए 90 है,
90। चलिए अब 90 को यहाँ पर ऐसे करके निकालते हैं। यहाँ पर आएगा 45, 2 से जाएगा तो 3 से जाएगा तो यहाँ 15 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 5 15 आएगा। मतलब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90। ये सब क्या है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या, 5 क्या है अभाज्य संख्या। तो इनके गुणनफल के रूप में हम एक भाज्य संख्या को दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये चीज अद्वितीय होता है। क्या होता है, ये चीज जो है अद्वितीय, अद्वितीय यानी कि यूनिक तरीका से होता है। क्यों होता है, ये 90 को यदि आप इस अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो और भी अभाज्य गुणनखंड यहां पर कभी जीवन में नहीं आएगा, कभी जीवन में ही नहीं आएगा, ठीक है। 2 3 3 3 5 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। 1 2 2 3 और 1 5 है कि नहीं, इसके अलावा और कुछ 7 नहीं आ सकता है, 11 नहीं आ सकता है, 13 नहीं आ सकता है। ये यूनिक है, यूनिक। हालांकि इसके अरेंजमेंट में चेंजिंग हो सकता है। ये 5 पहले रहे, उसके बाद में 3 रहे, फिर 2 रहे, फिर 3 रहे। लेकिन भाई 5 3 2 3 मतलब कि 1 5 रहेगा, 1 3 रहेगा और 2 नहीं, कहाँ गया, हाँ 1 5 रहेगा, 2 3 रहेगा और 1 2 रहेगा। इससे चेंज नहीं हो सकता है। ये सिंपल सी फंड है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इस 90 का जो है आप एलसीएम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। पहले 2 से ना लेकर के आप 5 से लीजिए तो यहाँ 18 आएगा, फिर 2 से ना लेकर के आप 3 से लीजिए, 3 6 18 आएगा, फिर आप क्या कीजिए 2 से लीजिए, 2 3 6 आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें एकदम यूनिक रहेगी, अद्वितीय रहेगी। अद्वितीय के इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई मेरे दोस्त, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर, चलिए यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छा तरीका से दिखे, स्पष्ट तरीका से दिखे। चलिए, तो यहां पर प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.2 के पहला सवाल जो है वो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला जा रहा है कि भाई जो यहाँ पर नीचे लिखी गई संख्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए व्यक्त करके दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल क्या है, 140 है। क्या है, 140 है। अगर इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो क्या कीजिए, यहाँ पर 140 लिखिए, ऐसे कीजिए। अब बताइए 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, ये सब कटने छटने का नियम आप जानते ही नहीं जानते, पहले आप बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए। क्योंकि जब तक आप कटने छटने वाला नियम नहीं जानते हैं भाई, तो मैथमेटिक्स में आप कैसे कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। 140 कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 से लेंगे, 2 से 14 जाएगा, यहाँ पर 70 आया। फिर देखिए 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो जाएगा 2 तिया 6, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 5 10 35 आया। फिर कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। अब देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लघुत्तम बोलते थे बचपन में, है कि नहीं, लघुत्तम बोलते थे। बस ये निकाल दिए आप। क्या कीजिए, 140 लिखिए। 140 का इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, 140 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होता है पता है, ये यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यही दोस्तों यहाँ पर आंसर है। यहाँ पर जो आप कॉमन जो भी लिए हैं 2 2 5 7, इसी को गुना के रूप में लिख दीजिए, वही 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। आप गुना करके भी देख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 7 140। क्लियर, यही चीज है। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर, भाई सेकंड नंबर क्या है, 156 है। 156 ऐसे लिखिए, ऐसे कीजिए, 2 से जाएगा पहले, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 9 18 हुआ, फिर यहाँ 3 जाएगा, 13 तिया 39 हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, अब 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, यहाँ पर 156 को इधर नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन हालांकि जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड
बराबर क्या होगा पता है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने यहाँ पर 13 होगा। 13 तिया 39, 39 दूनी 78, 78 दूनी 156। तो ये चीज हुआ 156 का अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त हो गया। गुना कीजिए कि 156 ही आएगा। क्लियर। तो इस तरह से भाई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है, 3825 है। चलिए यहाँ लिखते हैं 3825 और इसको ऐसे करेंगे, ये कितना से जाएगा। देखिए अगर 2 से नहीं कट रहा है, 2 से कटने का नियम आप जानते हैं, 0 2 4 6 8 रहेगा लास्ट में, तभी 2 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब ये कितना से कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक है, कैसे, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, जोड़ करके 18 आ रहा है। 18 अगर 3 से विभाजित होती है तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 8 था, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर 22 हो गया, 3 7 21 है, 1 बचा, 1 5 15 हो गया, 3 5 15, 3 से कट गया है कि नहीं। फिर देखिए 7 5 12, 12 2 14 15, फिर 3 से कटने वाला है। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, कट गई है कि नहीं। साथ में देखिए दोस्तों फिर 3 से कटेगा, 5 2 7 7 4 11, नहीं कटने वाला है, 5 से जरूर कटेगी। ठीक है, देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो चीज है पहले आप 2 से देखिए, 2 से कट रही है या फिर नहीं कट रही है, फिर 3 से देखिए, फिर 5 से देखिए, फिर 7 से देखिए, 11 से देखिए, 13 से देखिए, 17 से देखिए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से आपको देखना है। अब ऐसा नहीं कि 2 से देखें, 3 से देखें, फिर 4 से भी चेक कर रहे हैं। अरे भाई जब 2 से नहीं कट रही है वो संख्या तो 4 से कहां से कटेगी भाई है? जो भी संख्या 4 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। जब 2 ही से नहीं कट रही तो 4 से आप क्यों चेक कर रहे हैं? मूर्खता का पहचान है, वैसा आपको नहीं करना है। क्लियर सी बात है, अभाज्य संख्याओं से ही आपको देख रहा है कि भाई कट रही है वो संख्या की नहीं कट रही है। क्लियर। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 नहीं, 6 भी नहीं, 7 लेना है, 8 भी नहीं लेना है क्योंकि 8 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या, 10 भी भाज्य संख्या, 11 लेना है, फिर 13 लेना है, 17 लेना है, इस तरह से। ओके चलिए, अब यहां पर क्या होगा, 5 से लेंगे, 3 से न लेकर के 5 से, तो 5 ठी 40 हो जाएगा, 2 और 5 25 हो गया, फिर 5 5 25 85 आया, फिर 5 से आएगा 17 5 85 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, सबको गुना कीजिएगा तो 3825 ही आएगा। ओके चलिए, यहाँ पर एक पार्टीशन और कर देते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर हो गया, अब चौथा नंबर में चलते हैं। क्या है, 5005 है। सबसे पहले ऐसे लिखिए, उसके बाद में ऐसे कीजिए भाई, 5 5 10, 3 से नहीं कटने वाली है, 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, ये 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 से तो नहीं कटेगी क्योंकि 5 से कटने का नियम है, लास्ट में 0 से 5 होना चाहिए तभी कटेगा, है कि नहीं। 6 से नहीं चेक करेंगे, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 चौके 28, फिर 2 बचेगा और 1 21 7 21, हाँ कट जाएगा 7 से, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ 10 था तो यहाँ 3 बचा, 3 और 0 हो गया 30, फिर 7 चौके 28, अब 30 था भाई 28 चला गया, तो यहाँ 2 और 1 21 हुआ, 7 21, 143 आया। अब इसके भी आगे देखिए आप, 7 से भी कट रही, नहीं कट रही, नहीं कटेगी, 7 दूनी 14, यह 3 बच जा रहा है। 7 से अगर नहीं कट रहा है तो 11 से आप देखिए, 8 से नहीं देखना, 9 से नहीं देखना, 10 से नहीं देखना, 11 से, तो 11 का 11, यहाँ 14 था तो यहाँ 3 बचेगा, 3 और 3 33 हो जाएगा, 11 33, हाँ 11 से ये कट रही है, तो 11 लेंगे, 11 का 11, फिर 11 तिया 33। अब देखिए सभी अभाज्य संख्या में आ गया, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे आपको अभाज्य संख्या मिल जाएगा तो उसके आगे आपको चीजों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसी तरह से लिख देना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर में क्या होता है, 5 गुने 7, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, दर्शा दिए। ओके, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिख दिए। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7429 है। अब इस 7429 को क्या कीजिए, इसी तरह से लिखिए और इसको देखिए डिवाइड करके हो रहा है कि नहीं, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 मतलब 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये 19 से होगा। 19 से करके देखिए, 19 तिया हो जाएगा 57, देखते हैं 19 से करके, 19 तिया 57,
फिर यहाँ 74 है तो 14 और 3 17 बचेगा, यानी कि 172। 19 नवा 71 से यानी कि 171, यहाँ 172 था एक्चुअली, 1 और 19, 19 से कम 19, इतना इस तरह से आएगा दोस्तों, इस तरह से आएगा। हालांकि 17 से भी शायद कट सकता है शायद, देखते हैं। 17 चौके 68, फिर यहाँ बचेगा 8 ना, 17 चौके 68, फिर बचेगा 6 और 2 हो जाएगा 17 तिया 51, तो 9 2 11, 17 से 19, हाँ 17 से भी कट जाता था है कि नहीं, लेकिन 19 से हम डायरेक्ट काट दिए। चलिए 17 सब काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा संख्या से पहले काटने में कोई दिक्कत नहीं है, 17 से काटिए तो हो जाएगा 17 दूनी 34, फिर यहाँ बच गया 5 क्योंकि 39 है, तो 5 और 1 51 हो गया, तो 17 तिया 51। अब देखिए 17 19 23 सब भाई अभाज्य संख्या आपको मिल गई। अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स है, तो भाई और भी इसको विभाजित करने वाला कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए अतः करके, अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर में कितना हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम पहला नंबर सवालों को सॉल्व कर दिए। हम सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां क्या बोला गया? बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। चलिए अब यहां पर पहले समझने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, लेकिन सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। और यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन है भाई 26 और 91। थोड़ा जगह बचा के चलेंगे क्योंकि भाई तीनों क्वेश्चन को यहां पर हटा देना है। क्या करना है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मतलब क्या होता है? जोड़ा। ये सब क्या है? दो संख्याओं का जोड़ा है, सिंपल सी फंडा है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है कि भाई इन संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या फिर नहीं। ओके, चलिए सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इन लोगों का। देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले 26 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहां पर क्या करेंगे? इस 26 को इस तरह से 13 यानी 2 गुने 13 हम लिख सकते हैं। 26 को क्या करेंगे? 2 गुने 13 लिख देंगे। आज देखिए 91 है, 91 को भी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 13 क्योंकि 13 7 91 होता है। ये सब क्या चीज? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं। देखिए जब भी आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे और आपको गुणनफल में यदि यहाँ पर जो भी गुना में रहेगा जितनी भी सारी संख्या, अगर वहां भाज्य संख्या प्राप्त हो रही है तो समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है तो भाई ठीक ठाक है। 13 भी एक अभाज्य संख्या, हाँ भाई ठीक ठाक है। 7 भी अभाज्य संख्या, भाई ठीक ठाक है, मतलब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर भाज्य संख्या इधर भी आपको गुणनफल के रूप में प्राप्त हुए तो समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। आप उसको अभाज्य संख्या में व्यक्त करने के छोड़ करके आप भाज्य संख्या में व्यक्त भी कर रहे हैं और साथ में अभाज्य संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब यहां पर क्या होगा दोस्तों? एचसीएफ निकालने का एकदम सिंपल सा एक तरीका है। यहां देखिए चूंकि लिखिए सार्व अंतर, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड बराबर में यहां कितना है पता है? 13। अब सार्व गुणनखंड कहने का मतलब कॉमन हुआ, कॉमन यानी दोनों संख्याओं का जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है उसमें से देखिए कि भाई कितनी सारी संख्याएं कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 13 13 कॉमन है, तो इसीलिए सार्व गुणनखंड क्या हो गया? 13 हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा? HCF बराबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्या चीज हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। ओके, अब एलसीएम तथा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बराबर क्या होता है पता है? क्या कीजिए आप इस चीज को आप आगे भी ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आगे भी ले जा सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ 2 है भाई, एक ही 2 है इसमें तो 2 का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 13 भी एक ही है तो 13 का पावर 1 हो जाएगा। अगर 2 रहता 13 तो 13 का पावर 2 होता है। यहाँ पर भी देखिए 7 का पावर 1 हो जाएगा और गुना में 13 का पावर 1 हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने का एकदम सिंपल सा तरीका है। अब देखिए कि भाई यहाँ पर टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बताइए यहाँ पर टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। कौन कौन? एक 2 है, एक 13 और एक 7 है। भाई 2 2 यहाँ पर 13 ऐसा नहीं 2 2 अभाज्य संख्या नहीं,
भाई मतलब कुल मिला करके भाई 13 एक ही अभाज्य संख्या होती है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक 13 है, 2 है और 7, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। और जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसी को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है। अब यहाँ पर जिसका भी पावर ज्यादा रहेगा उसी चीज को यहाँ पर लिखना है। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है और भी 2 का पावर कहीं है क्या, नहीं है, तो यहाँ 2 का पावर 1 सिंपल लिख देंगे, फिर करेंगे गुना। अब देखिए 13 का पावर यहाँ पर 1 है और भी 13 का पावर है क्या, हाँ 13 का पावर यहाँ भी 1 है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो हम 13 का पावर 1 ही लेंगे। ओके, फिर यहाँ देखिए 7 का पावर भी 1 ही है, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। ये चीज जो है क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे उसमें, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सबको गुना कीजिए। 2 का पावर 1 का मतलब हुआ 2, 13 का पावर 1 का मतलब 13 और 7 का पावर 1 का मतलब 7। 13 7 91, 91 गुना 2 कितना हो गया, 182 हो गया। यानी एलसीएम जो है, एलसीएम ये कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13 आया। ये निकालने का तरीका है। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में एक चीज और कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। मतलब कि अगर इन संख्याओं का अगर हम गुणनफल निकालेंगे, अगर गुना करेंगे, तो जो इन सारी संख्याओं का जो एचसीएफ है और एलसीएम है वो दोनों को फिर गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गुना करके आप देख भी सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, अब क्या होगा भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब देखिए दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन है 26 और 91, 26 गुना हो जाएगा 91 बराबर में HCF कितना है 13 है और LCM कितना है 182 है। गुना करके देखिए बराबर 100% आएगा। 91 गुना 26 से कीजिए, 91 गुना 26 से 6 कम 6 9 6 54 के 4 हो 9 6 54 हो गया, 2 कम 2 9 दूनी 18 हो गया, 6 4 2 6, ठीक है। उसके बाद 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 1 2 2366 आया। कितना आया 2366। इधर भी 100% है, 13 को आप 182 कीजिएगा, इधर भी 2366 आएगा। जांच हो गया, दोनों बराबर आ गए हैं, है कि नहीं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई जिन संख्याओं का हम भाई एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, उनका अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन को बनाना है यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92। सबसे पहले क्या करेंगे, 510 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 510 है, अगर इसको आपको रफ में राइट साइड में करना है कॉपी में, ठीक है। 2 दूना हो जाएगा 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 255 आया। फिर यहाँ हो जाएगा अगर 5 5 10 दोबारा 3 से जाएगा, 3 8 24, फिर यहाँ बचेगा 1 15 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 5 15, फिर यहाँ 5 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 5 से 35, इतना आया। मतलब हम 510 को 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में हम 92 को देखिए किस तरह से लिखेंगे। ये 92 है, 2 से जाएगा, हो जाएगा 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 1 और 12 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 23 दूना 46। मतलब कि हम 2 गुना 2 गुना में 23 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, 23 एक अभाज्य संख्या, इसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, चूंकि सार्वगुणनखंड बराबर में कितना है, यहाँ पर देखिए सार्वगुणनखंड ये वाला 2 का जोड़ी लग रहा है, साथ में और देखिए कहीं जोड़ी लग रहा है, नहीं लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 ही है। इसीलिए क्या हो जाएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 2 हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब 510 और 92 को अगर आपको विभाजित करना है तो वो 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जो ये दोनों को विभाजित करेगी। क्लियर, यही चीज है। बाकी बात एलसीएम तथा हो जाएगा, तथा एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या चीज होता है, जैसे कि मान के चलिए 510 है, 92 है, 510 का पहाड़ा और 92 का जो हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो छोटी से छोटी जो कॉमन संख्या हो उसी को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। मतलब 510 का पहाड़ा पढ़िए, 92 का पहाड़ा पढ़िए, तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि भाई
वो संख्या छोटी से छोटी रहेगी और दोनों में रहेगी, दोनों में कॉमन रहेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बताए थे। क्या बताए थे पता है? बताए थे भाई, जैसे यहाँ 2 का पावर 1 ही रहेगा, 3 का पावर 1 ही, आप यहीं पर चाहेंगे तो सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। 2 का पावर 1, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 17 का पावर 1, इसी तरह लिखा जाएगा। बराबर में देखिए यहाँ 2 है, इसीलिए 2 का पावर 2 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 23 का पावर 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 2 है यहाँ पर तो एक ही है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब 2 का कौन वाला पावर लेंगे, 1 वाला 2 वाला, मैक्सिमम, जिसका मैक्सिमम घात रहेगा उसी को लेना है, ठीक है। 2 का पावर 2, अब ये 2 वाला कहानी खत्म। अब लेंगे 3, ठीक है। 3 का पावर यहाँ पर 1 ही है, देखिए 5 भी 1 ही बार है तो 5 का पावर 1 ही लिखाएगा, 17 भी 1 ही बार है, 17 का 1 ही बार लिखाएगा, 23 भी 1 ही बार है तो 23 भी 1 ही बार लिखाएगा। सबको गुना कर दीजिए, 2 का पावर 2 मतलब 2 दूना 4, फिर यहाँ 3 ही होगा, ये 5 होगा, ये 17 होगा, ये 23 होगा। ओके, चलिए अब ये सबको क्या कीजिए, गुना कीजिए। 4 तिया हो जाएगा 12, 12 पची हो जाएगा 60, 12 पची हो गया यहाँ पर 60, ठीक है। और गुना में 17, तो 17 छक 2 तल से, ठीक है। 60 हो गया, 17 छक 2 तल यानी 102, 102 और 1 0, 1020 आया। गुना 23 कीजिए, गुना 23 कीजिए तो कितना आता है, 23 0 0, 23 दूनी 46 के 6, हाथ में बचेगा 4, 23 0 0 और ये हो जाएगा 4, 23 से कम 23, इतना आया, 23,460 आया। कितना आया, एलसीएम जो है 23,460 है। अब इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे अब में आपको क्या करना है, 2 संख्या कौन कौन थी, एक 510 था और क्या है 92 है, दोनों को गुना कीजिए और साथ में ये जो एलसीएम और एचसीएफ आया है, एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एलसीएम कितना है, 23,460 है। अब गुना करके देखिए एकदम सेम आएंगे। चलिए 510 को गुना हम 92 से करते हैं, 510 को गुना हम 92 से करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, इतना आया। 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, 9 6 9 पचे 45, तो हो जाएगा 0 2 9 6 4, इतना ही 46,920 आया, 46,920 आया। अब देख सकते हैं भाई यहाँ 23,460 है, 23 दूनी 46 और यहाँ 460 है, 4 दूनी 8, तो भाई इतना ही तो आएगा, 46,920 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, गुना 2 से उतना ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाइयों एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 और 54। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये तीनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, ये निकालना है, क्या चीज, एचसीएफ और एलसीएम। तो बस जिस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रक्रिया अपनाए तो बस उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या थी, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 संख्या रहे कोई मतलब नहीं है कि नहीं। पहला नंबर 12 है, 15 और कितना है 21 है। यहाँ पर जांच वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले 12 को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, 12 को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। क्लियर, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह से भी, मतलब कि डायरेक्ट अगर इस तरह से लिखेंगे तो लिख सकते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बराबर में करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वह मैथमेटिक्स से बहुत तरीका से बन सकता है कि नहीं। चलिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 है कि नहीं, आप कर लीजिएगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आता है सार्व गुणनखंड,
सार्व गुणनखंड बराबर यहाँ कितना है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है, तीनों में यहाँ पर देखिए 3 मौजूद है, बाकी बात और तीनों में कोई कॉमन है नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, सार्व गुणनखंड के रूप में 3 है, इसीलिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 3, मतलब 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये तीनों संख्या को विभाजित कर देगी। क्लियर, बड़ी से बड़ी संख्या है, यही होता है HCF का मतलब। तथा LCM बराबर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना में 3 का पावर 1 बराबर में यहाँ क्या है 3 का पावर 1 गुना में 5 का पावर 1, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1 गुना में 7 का पावर 1। LCM यहाँ देखिए 2 एक ही है और कहीं है कि नहीं है, तो 2 का पावर 2 ही लिखाएगा, 3 का पावर 1 सब जगह है इसीलिए 3 का पावर 1 ही लिखाएगा, फिर गुना में 5 का पावर 1 है और 7 का पावर 1 है। क्लियर, यहाँ 3 बार है, ऐसा नहीं कि 3 बार लिख दीजिएगा, एक ही बार लिखना है, लेकिन पावर जिसका ज़्यादा हो, तो तीनों का पावर सेम था इसीलिए 3 का पावर 1 ही लिखे, 5 यहाँ एक ही है तो इसलिए 5 का पावर 1 ही लिखें, 7 भी एक ही है तो 7 का पावर 1 ही लिखें। अब सबको गुना कीजिए, 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर है तो, और 3 का पावर 1 मतलब 3, और 5 का पावर का मतलब 5 और 7 का पावर का मतलब 7। अब गुना कर दीजिए, 7 पचे हो गया 35, या फिर 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, और 6 सत्य हो जाएगा 42 यानी कि 420 आया। LCM बराबर 420, HCF बराबर 3। बस सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है क्या, समझने में किसी तरह का परेशानी है क्या, नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। टू 17 है, 23 है, और अगर यहाँ और लिख रहे हैं तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, यहाँ 29 है। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाई 17, 23 और 29 ये स्वयं अभाज्य संख्याएं हैं, तो भाई इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, है कि नहीं। अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से तो आप लिख सकते हैं 17 बराबर में आप 1 गुने 17। हालांकि यहाँ पर 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 1 को अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं रखा गया, एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, लेकिन हम इस तरह से मतलब गुना के रूप में लिख सकते हैं। 23 को हम जो है 1 गुना 23 लिख देंगे, 29 को जो है हम 1 गुना 29 लिख देंगे। ये सब अभाज्य संख्या में किसी से एक से और खुद से ही कट सकते हैं, बाकी बात किसी से नहीं कटेंगे, ये तो बात फिक्स है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर HCF निकालने की बात हो तो यहाँ देखिए सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड के रूप में देखिए यहाँ पर कौन है 1 है, सार्व गुणनखंड के रूप में क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में 1, इसीलिए HCF बराबर में 1 आ गया। मतलब एक ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्या को विभाजित कर सकती है, इससे और भी बड़ी संख्या कोई नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दे, है कि नहीं। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं को यदि हम HCF निकालते हैं, चाहे वह 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, हमेशा एक ही आएगा HCF। अभाज्य संख्याओं का HCF कितना आएगा, एक ही आएगा, हमेशा ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ओके। तथा LCM की अगर बात करें तो LCM जो है, LCM में भी वही है कि भाई सबका गुना के रूप में ही आ जाता है। मतलब देखिए यहाँ 17 का पावर 1 है, भाई 1 का पावर 1 ही होगा, मतलब कुल मिलाकर के आप सबको गुना कर दीजिए। अगर अभाज्य संख्याओं का आप अगर LCM निकालते हैं तो भाई सबको गुना कर दीजिए, 17 गुने 23 गुने 29, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। और भी समझाने की जरूरत है क्या, नहीं, गुना भी कर दें क्या, नहीं, कर लीजिएगा। चलिए बताने की यहाँ पर जरूरी नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 8, 9 और 25। पहले क्या करेंगे, हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, है कि नहीं। साथ में दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि भाई, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सार्व, चूंकि सार्व गुणनखंड बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है तो भाई सार्व गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि आप सबसे जो है 1 1 आप गुना कर सकते हैं,
फिर यहाँ पर एक जो है ये वाला कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं भाई, सारा गुणनखंड यहाँ पर एक लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा HCF बराबर 1। अब आप कहेंगे सर आप बताए थे कि भाई अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है। हाँ हमेशा एक आता है, लेकिन हम ये नहीं कहे हैं कि भाज्य संख्याओं का भी मतलब भाज्य संख्याओं का आता ही नहीं है एक HCF, ऐसा तो हम नहीं कहे हैं। भाज्य संख्याओं का भी HCF कभी कभी एक आ सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत? जिस तरह से यहाँ पर आया है 8 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, 25 भी एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन फिर भी HCF एक आ रहा है। एक वही बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी, अदरवाइज इससे और बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। तथा LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अगर 8 का पहाड़ा पढ़ें, 9 का पहाड़ा पढ़ें, 25 का पहाड़ा पढ़ें, तो कौन वैसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो और वो सबसे छोटी से छोटी होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका, इसे यहाँ देखिए 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 5 का पावर 2। बस वही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2। 2 दूना 4 दूनी 8, 3 तिया हो जाएगा 9, अब 5 बचे हो जाएगा 25। कुल मिलाकर के यही सारी संख्याओं का गुना करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि भाई HCF एक आया है। जिसमें HCF एक आएगा हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सभी संख्याओं का गुणनफल ही उसका LCM होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 9 72, 72 को गुना हम 25 से करेंगे, 72 को गुना 25 से करेंगे, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 7 बचे 35 और 1 36, इतना हो गया। 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 0 से 4 10 के 0, हाथ में 1, 4 3 7 रहेगा 8, 1800 आया। ये हुआ क्या चीज़ LCM। तो HCF भी और LCM भी ज्ञात कर दिए। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड वाला विधि से। आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में हम व्यक्त किए, उसके बाद हम LCM HCF निकाले हैं। तो यही है वो विधि। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, सब समझ में आएगा। भाई नहीं समझने का मतलब यही है, क्वेश्चन तो बन रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहीं ना कहीं बेस में कमजोरी है, बेस में कमजोरी, और उसको दूर करने का बस एक ही इलाज है, दिन रात मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना। भाई बार बार पढ़ने से आपको नई नई चीज़ें सीख मिलेंगी। ठीक है, कहा जाता है कि भाई आप मान के चलिए NCERT में देखिएगा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन NCERT के जितने भी क्वेश्चन है अगर उसको बार बार बनाइएगा समझ समझ करके, तो फिर जो भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो भी बुक से उठा करके आप शायद बना लेंगे। जैसे मान के चलिए आप साइकिल सीखते हैं, आपके घर में एक पुराना साइकिल होगा, उसी सब सीखे होंगे, है कि नहीं, उसको उसी को बार बार रगड़े होंगे, इधर जाना उधर जाना, उसी से गिरना उसी से पटकाना खूब हुआ होगा। अब बाद में धीरे धीरे मतलब कि आपके पास नया नया साइकिल आने लगा, रेंजर साइकिल आ गई आपके पास, आपके पिताजी खरीद दिए, तो क्या आप रेंजर साइकिल को नहीं चला पाइएगा? बिल्कुल चला लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पुराना साइकिल को खूब रगड़ा है, खूब चलाया है। तो उसी तरह से NCERT को खूब रगड़िए, खूब एकदम धजिया बाहर कर दीजिए, तो अपने आप अगर नया नया क्वेश्चन भी आएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग साइकिल सीखते हैं तो भाई बड़ा वाला साइकिल फार्म वाला रहता है उसको अलग से सीखते हैं, छोटा वाला साइकिल अलग से सीखते हैं। नहीं, अगर एक सीख गए, बैलेंस करना सीख गए ना, तो भाई बैलेंस करना अगर सीख गए सभी साइकिल चला लेंगे, साथ में मोटरसाइकिलों चला लेंगे, है कि नहीं? ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्या बोला गया है? HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। बस ये तो एकदम हलवा बहार क्वेश्चन है भाई। सॉल्यूशन, चूंकि या फिर लिख सकते हैं दिया गया है, क्या लिख सकते हैं? दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? HCF, किसका HCF? 306 और 657 का कितना है? 9 है। तो आपको तो LCM किसका किसका? 306 और 657 का क्या होगा ये आपको निकालना है कि नहीं? चूंकि आप जानते हैं, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, ये तो आप जानते हैं।
तो भाई यहाँ पर दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657। भाई HCF दिया किसका गया है, 306 और 657 का, कितना 9। लेकिन यही 306 और 657 का एलसीएम नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस कंडीशन के द्वारा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। भाई दो संख्याएं कौन कौन है, एक है 306 और दूसरा क्या है 657। तो ये बराबर नहीं हो जाएगा, HCF बताइए कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, और इंटू में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम को पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाई एक ही वेरिएबल है एलसीएम, तो एलसीएम का मान निकल जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ एलसीएम बराबर में कितना हो जाएगा, 306 गुना में हो जाएगा 657 डिवाइडेड बाई ये वाला आ जाएगा 9 में, मतलब 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर में 306 गुने 657 बटा में 9 बचेगा, मतलब एलसीएम को केवल हम इधर कर दिए हैं। ठीक है, बस में आ रही है। चलिए अब यहाँ काटिए, 9 एकम 9, फिर हो जाएगा 9 तिया 27, हाँ 9 तिया 27, 3 बचा तो 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 बचा। तो एलसीएम बराबर में 34 गुने 657। देखिए यहाँ लाइन थोड़ा आगे की ओर चल गई है, आगे नहीं, यही वाला केवल हम काटे हैं 657। अब गुना कीजिए, 657 को आप क्या कीजिए 34 से गुना कीजिए, 7 हो जाएगा 28, हाथ में बचेगा 2, 4 बचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 24 और 2 26, 3 से 21 हाथ में 2, 5 से 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 13 18 और 1 19, यहाँ 8 हो गया, 2 और 1 3 हुआ, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 11 12 के 2 हाथ में 1 2, इतना आया, कितना 22 33 8। यही क्या है दोस्तों, एलसीएम है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या, बस ये वाला आपको ध्यान में रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एलसीएम दे दिया गया रहेगा और एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाएगा, तो बस इसी तरह से आपको चलना है। बस एचसीएफ की जगह पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, एलसीएम की जगह पर वो संख्या लिख देंगे, तो एचसीएफ का मान निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एकदम इसी तरह का, मतलब देखिए यहाँ पर 3 चीजें, मतलब 4 चीजें हैं, यहाँ 2 संख्याएं हैं और साथ में एचसीएफ और एलसीएम है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक संख्या ना दी रहे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक संख्या दिया गया है, तो वो दूसरी संख्या भी निकाली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर 4 चीजें हैं, जैसे मान के चलिए 2 संख्या है ए और बी, तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या चीज होता है, HCF इंटू में क्या चीज होता है, LCM। तो भाई यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से अगर 3 आपको पता है, कोई भी अगर मान के चलिए 2 संख्या पता है और एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, मान के चलिए 2 संख्या और एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर ये वाला संख्या और एचसीएफ और एलसीएम पता है तो बी निकाल सकते हैं, अगर बी एचसीएफ एलसीएम पता है तो ए निकाल सकते हैं, मतलब चारों में से अगर 3 पता है तो चौथा निकाल सकते हैं, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत सारा चीज सीख करके रखना है, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। चलिए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर जांच करने के लिए कहा जा रहा है, एकदम सिंपल है, ऐसे सवाल हालांकि उतना एग्जाम वगैरह में आते नहीं हैं, लेकिन देखिए भाई प्राकृत संख्या आप जान रहे हैं जो 1 से स्टार्ट होती है कि नहीं, n का मान यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 7 है, तो 6 का पावर n, 6 का पावर n, अब n के जगह पर क्या चाहिए 1 2 3 4, ऐसे प्राकृत संख्या रहेंगी, ये सिंपल सी फंडा है दोस्तों। आप 6 को क्या कीजिए, आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा। अगर 6 का पावर n है तो भाई 2 गुने 3 का पावर हमें n के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहां अभाज्य गुणनखंडन, चाहे गुणनखंड ही लिखे कोई दिक्कत नहीं, 2 और 3 है, अतः हम जानते हैं कि कोई संख्या जीरो पर समाप्त हो रही है
तो वह 10 से विभाजित होगी, और इस परिस्थिति में एक अभाज्य संख्या 5 भी होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं। अतः यहाँ आप चूंकि डाल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अतः बाद में लगा देंगे चूंकि। अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, इतना ही आपको लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए अगर 10 का पावर, या मान के चलिए यहाँ पर 10 का पावर अगर n रहता तो भाई 0 पर तो संख्या समाप्त होगी। जैसे मान लीजिए n का पावर 1 रहेगा, 10 से कम 10 रहेगा, n का मान का 2 रहेगा, 10 दाइए 100, देखिए 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर 6 का पावर n है, जब 6 का हम कर रहे हैं गुणनखंड तो 2 गुने 3 आ रहा है। अब इस 10 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ 2 तो था, लेकिन इस 3 के जगह पर अगर 5 रहता भाई कम से कम, तो फिर 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसीलिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको चीजें आ रही होंगी। एकदम सिंपल है, इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो कन्फर्म है कि वो 5 से कटेगी। और यहां पर जब हम 6 का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो यहां अभाज्य संख्या 5 मिल ही नहीं रही है। अगर मिल नहीं रही है तो भाई फिर 0 कहां से आएगी? 0 नहीं आ पाएगी। आप यहाँ n का मान कुछ भी ले लीजिए, 0 लास्ट में नहीं रहेगी, समाप्त 0 पर नहीं होगी। ठीक है, लास्ट में इस तरह से 0 नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई समस्या? बस यही चीज था, इस पर ज्यादा अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको लिख देना है। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए, और साथ में ये लास्ट क्वेश्चन है ना। बोला गया व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है ये आपको बताना है कि भाई भाज्य संख्याएं क्यों है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई 7 11 13 ये सब तो भाई अभाज्य संख्याएं हैं, प्लस में 13 सब यहाँ पर लगभग में, फिर यहाँ पर देखिए 6 हालांकि भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्या दिख रही होंगी, तो भाई भाज्य संख्या क्यों है ये चीज आपको बताना है। तो देखिए कैसे आप बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या है सबसे पहला कंडीशन में? क्या है फर्स्ट कंडीशन में? क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 टर्म है, एक टर्म ये वाला है और एक टर्म ये वाला है। हम 13 यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अगर 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 7 गुने 11 और ये प्लस में यहाँ पर बच जाता है 1, है कि नहीं। अब आगे देखिए 13, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 11 से हो जाएगा 77 प्लस में यहाँ पर 1, 13 गुना में 77 कितना हो जाएगा? 78। चूंकि 78 एक भाज्य संख्या है, इसीलिए यहाँ पर 13 गुने 78 भी भाज्य संख्या होगी। इस प्रकार 7 गुने 11 गुने 13
प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। बस इतना लिख देना है, शायद ना समझ में आया हो। भाई जब इसको हम सॉल्व किए तो 13 गुने 78 आ गया। अब 78 एक भाज्य संख्या, क्योंकि भाई 1 से कट भी रही है, 78 से भी कटेगी 78, लेकिन 2 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई ये एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या आपको मिल रही है। जब भाज्य संख्या गुना हम भाज्य संख्या करेंगे तो कुल मिलाकर के वो भाज्य संख्या ही होगी। तो इस तरह से ये पूरा संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ओके, बस यही बात था। फिर यहाँ देखिए क्या चीज़ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, प्लस में 5। यहाँ पर भी कॉमन लीजिए 5, यहाँ क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 ही बचेगा, 1 छोड़ दीजिए, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 चौकी 24, 24 24 पचे 20 से 24 छक 44 है ना, तो 144 हो जाएगा। या फिर 7 छक 42 कीजिए, इधर 7 छक 42 और 3 दूनी 6, 6 चौके 24 गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 8 और 1 9 और 1 10, 1008 आया। 1008 प्लस में 1, ये कितना हो गया दोस्तों, 5 गुना में 1008 और 1 कितना हो गया, 1009। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 5 गुने 1000, 1000 बोलते हैं, यहाँ पर 3 0 हो गया ना, 1008 प्लस में 1 1009। अब ये वाला जो आप देख सकते हैं 7 से कट रही है क्या, यहाँ 3 7 चौके 28, फिर यहाँ 2 7 से नहीं कटेगी, 11 99, और फिर यहाँ 1 11 से नहीं, 13 से 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, फिर यहाँ बचेगा 9। मतलब कुल मिलाकर के आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर 2 गुणनखंड जो है आ रहे हैं, 5 गुने 1009, 5 गुने 1009 जो है यहाँ पर ये संख्या जो है भाई, अगर इसको पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई एक संख्या आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, एक संख्या कुछ भी मिलेगी। उस संख्या में क्या है, 5 गुने 1009 जो है ये भी तो भाई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अगर मान के चलिए किसी से नहीं कट रही है तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भाई मतलब 2 संख्या तो भाई इसको काटेगी। अगर इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पर जो संख्या आपको मिलेगा वही संख्या का तो भाई गुणनफल है ये। अगर वही संख्या का गुणनफल है ये तो भाई भाज्य संख्या तो होना लाजमी है। यहाँ पर भी वही हाल था, मान के चलिए इसको कैलकुलेट करते तो आपको यहाँ पर कोई संख्या मिलती और उस संख्या गुणनफल आपको 13 गुने 78 मिल रहा है, तो भाई यहाँ पर तो भाई 13 और 78 खुद उसको विभाजित कर रही है, मतलब कि भाई भाज्य संख्या तो होना लाजमी है। तो 2 संख्या एक के अलावा और भी संख्या को विभाजित कर रही है तो भाई कहीं ना कहीं भाज्य संख्या है। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि अभीष्ट संख्या का गुणनखंड, या फिर अब लिख देते हैं गुणनखंडन मौजूद है, इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बस यही लिख देना है और कोई समझ में आपको आ गया होगा कि भाई इसको कैलकुलेट करेंगे जो भी आपको संख्या मिलेगी उस चीज को हम इस रूप में अगर लिख रहे हैं तो भाई यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आ रहा है कि नहीं। 2 संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। भाई अगर गुना के रूप में अगर कोई संख्या को हम लिखते हैं तो मतलब वो संख्या विभाजित करेगी उस संख्या को। जब विभाजित करेगी यहाँ पर 2 संख्या तो सिंपल सी फंडा है कि ये वाला क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। वही कंडीशन यहाँ पर है। चीज आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर सा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। अब इस चैप्टर को हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे
वो यूज के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई इसका प्रयोग कहाँ पर है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर एलसीएम एचसीएफ ये सब क्या, ये सब फालतू फालतू चीज़ें आ गई, मतलब पढ़ के क्या फ़ायदा है, नंबर से खेल रहे हैं क्या फ़ायदा है। देखिए क्या फ़ायदा है, देखिए कैसा क्वेश्चन को सॉल्व करता है चुटकियों में। सो बोला गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है भाई, समझिए इस तरह से है, और इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। ये सब क्या है, वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता है। ओके, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, किसको, रवि को कितना मिनट, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान के चलिए कि भाई सोनिया और रवि यहाँ पर इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही समय से, ठीक है, एकदम चलना प्रारंभ करते हैं। भाई सोनिया जो है 18 मिनट में एक राउंड मारती है, रवि जो है 12 मिनट में एक राउंड मार देता है कि नहीं। अब दोनों ये चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि भाई जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करेंगे तो कब ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने देर बाद, कितने मिनट बाद ये उसी स्थान पर मिलेंगे। अब अगर एलसीएम और एचसीएफ के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना किया जाए तो आपके लिए बहुत कठिन होगा। आप इसे कीजिएगा, सोनिया 18 मिनट में भाई लगाएगी, रवि जो है आगे हो जाएगा, फिर जो है रवि 2 राउंड मारेगा, तब जा 2 राउंड इधर आएगा, तब जो है सोनिया यहाँ पर पहुँचेगी। इस तरह करते करते इस तरह से उलझ जाएंगे भाई, वैसे नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल से फंडा है, एलसीएम वाला कंसेप्ट लागू होगा। किसका, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहाँ पर 18 मिनट है, 12 मिनट है। अब 18 के पहाड़ा में जितनी संख्या आती है, 12 के पहाड़ा में जितनी सारी संख्या आती है, ठीक है, कौन लीस्ट है और कॉमन है, कॉमन, लीस्ट और कॉमन। देखिए चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ, किसका किसका एलसीएम, 18 और 12 का। मतलब ये सोनिया और रवि जो हैं एलसीएम अगर 18 और 12 का निकालेंगे तो उतने समय बाद जो है इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर, अब निकाल करके देखिए। अब एलसीएम 18-12 का निकालना है तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं कि नहीं। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 यानी 2 तिया 6 6 तिया 18, और 12 को लिख सकते हैं 2, 12 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम बराबर, सबसे पहले इसको क्या कीजिए 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 हो गया, और यहाँ 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। तो एलसीएम बराबर में यहाँ देखिए 2 ही अभाज्य संख्या है, 3 और 1 2, 3 के यहाँ अधिकतम पावर 2 है, 3 का अधिकतर 2 का अधिकतम पावर 2 है, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 चौक कितना आया 36, एलसीएम 36 आया। इसीलिए 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, 36 मिनट बाद जो एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद वो इसी स्थान पर मिल जाएंगे। आप सोच करके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं मतलब ज़्यादा कठिन भी नहीं, अगर सोच करके भी बनाइएगा तो बन सकता है, लेकिन भाई अगर और भी टफ रहे तो फिर आप फंस जाइएगा, है कि नहीं। दूसरी जगह पर आपको एलसीएम मान के 3-3 आदमी रहेगा, 4-4 आदमी रहेगा, तो भी वो एलसीएम के माध्यम से ही हम निकाल सकते हैं कि कितने देर बाद वो फिर उसी जगह पर मिलेंगे जिस स्थान से उन लोग चलना प्रारंभ किए थे, एलसीएम के माध्यम से निकलेगा। ओके, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है क्या, है कि नहीं। 36 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई सोनिया जो है 18 मिनट में 1 राउंड मारती है, तो 36 मिनट में 2 राउंड मारेगी। साथ में देखिए रवि जो है 1 राउंड 12 मिनट 24 मिनट 36, यानी कि रवि जो है 3 राउंड मार लेगा और सोनिया 2 राउंड मारेगी, तो ये दोनों जो है सो मिल जाएंगे। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा।